आशीष दा, कुमार प्रशांत जी, अशोक भाई, विजय भाई और इस सभा कक्ष में बैठे हुए सभी मित्र, आप सबका बहुत बहुत आभार। गांधी शांति प्रतिष्ठान का भी बहुत आभार। दरअसल इस पुरस्कार की जब पहली सूचना मुझे मिली तो मैं चौंक गया, और जब मैं कह रहा हूं ये वाक्य कि चौंक गया तो ये सच कह रहा हूं, ईमानदारी से। ये केवल भाषण देने के लिए नहीं कह रहा हूं। ऐसे ही जब 1993 में मुझे पहला पत्रकारिता का एक फेलोशिप अवार्ड मिला, उस समय भी मैं चौंका था। पहली बार भी चौंका था, और ये 2024 संभवतः वो 1993 की बात है। टाइम्स फेलोशिप अवार्ड था। तब मैं एक रिपोर्टर था, स्टाफ रिपोर्टर, और वो आमतौर पे अंग्रेजी के पत्रकारों को मिला करता था उन दिनों, टाइम्स फेलोशिप अवार्ड। 1991 में भी जेएनयू के ही एक छात्र को मिला था, पी साईनाथ को, और 1993 में मुझे मिला 2 अंग्रेजी के पत्रकारों के साथ, लेखकों के साथ। तो मैं उस समय भी चौंका था, इस बार भी मैं चौंका, लेकिन कारण दोनों के अलग अलग हैं। बस इतना ही संक्षिप्त टिप्पणी इस अवार्ड पाने की या इस पुरस्कार पाने की। मुझे अच्छा लगा, ये मैं कहूँ कि बहुत अच्छा लगा, तो मुझे लगता है ये सही होगा। जहाँ तक अपनी बात है उसको कहने के बजाय मैं जर्नलिज्म की जो आज हालत है उस पर मैं संक्षेप में 15 मिनट में अपनी बात कहूँगा। दोस्तों, बहुत सारे लोग समझते हैं कि पत्रकारिता हमारी बहुत महान थी और अब बहुत निकृष्ट हो गई। ये बात सही है, निकृष्ट हो गई है, उसका पतन बहुत हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी पत्रकारिता हमेशा बहुत महान थी। उसमें अच्छाइयां भी थीं, उसमें बुराइयां भी थीं, उसके सकारात्मक पक्ष भी थे, उसके बेहद नकारात्मक पक्ष भी थे। दरअसल पत्रकारिता को आप अलग से व्याख्यायित न तो कर सकते हैं और न तो उसको संवार सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं, अपने तय, केवल अपने स्तर पर। इसका सीधा रिश्ता समाज से है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तंत्र से है। दुनिया के जिन देशों में बेहतर मीडिया है, बेहतर पत्रकारिता है, वे देश हैं जहां पर डेमोक्रेसी का इंडेक्स भी बेहतर है, जहां पर HDI का इंडेक्स भी बेहतर है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो यह महज संयोग नहीं है कि भारत HDI में भी गिर रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी गिर रहा है। ग्लोबल अगर आप इंडेक्स देखें, प्रेस फ्रीडम के इंडेक्स में भी देखें तो उसमें भी बहुत बुरी तरह गिर रहा है। पहले हम पाकिस्तान से ऊपर थे, अब शायद हम उससे भी नीचे हो गए हैं। सिर्फ बांग्लादेश है आसपास जो हमसे भी नीचे है। नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये सब हमसे ऊपर हो गए हैं। और तो और वो रवांडा भी हमसे ऊपर हो गया है, जहां एक समय मीडिया ने वो षड्यंत्रकारी कुचक्र रचे कि तकरीबन 7-8 लाख लोगों का मैसेकर हुआ था। मीडिया और वहां के शासकों के अपने कोलैबोरेशन से। हम रवांडा, रेडियो रवांडा का आप लोगों ने नाम सुना होगा। हमारी स्थिति मीडिया का, जो हमारा प्रेस फ्रीडम का इंडेक्स है, इन दिनों उससे भी नीचे है। लेकिन दुनिया के जो बेहतरीन डेमोक्रेसीज हैं, बेहतरीन जब मैं कह रहा हूं तो एब्सोल्यूट टर्म में नहीं कह रहा हूं, रिलेटिवली जहां बेहतर डेमोक्रेसी है वहां प्रेस फ्रीडम भी बहुत जबरदस्त है। आप देख लीजिए, नॉर्वे अभी भी नंबर 1 है, डेनमार्क नंबर 2 है, यूरोप के तमाम मुल्क बेहतर हैं, अच्छी स्थिति में हैं। अमेरिका बहुत पीछे है, काफी पीछे है। और जो एशियाई मुल्क हैं उनमें बहुत कम मुल्क हैं जो टॉप 20 या 20 या 50 में भी पहुंचते हैं। तो ये स्थिति इसलिए है कि मीडिया हमारा जो है वो हमारे समाज, हमारे अर्थतंत्र, हमारी राजनीति, इन सबसे जुड़ा हुआ है। इसलिए आप ये कल्पना करें कि हमारे शासक, हमारी राजनीति, हमारी आर्थिकी रसातल की तरफ जाए और मीडिया उछलता जाए, हिमालय बन जाए, ऐसा होगा नहीं, ऐसा होता नहीं। इसलिए मीडिया को हमें उस रूप में नहीं देखना चाहिए कि पहले मीडिया बड़ा शानदार था और मीडिया बहुत खराब हो गया। आजादी की जब लड़ाई चल रही थी
तो भी जो मेन स्ट्रीम जो अखबार थे वो सरकार का गुणगान करते थे। जो भारतीय पत्रकार थे, जो स्वाधीनता आंदोलन से संबद्ध थे, जनता की आवाज वही बुलंद कर रहे थे, चाहे उनमें गणेश शंकर विद्यार्थी हों या अबू बाकर साहब हों, मोहम्मद अबू बाकर। और संयोगवश ये दोनों पत्रकारिता के महान शहीद हैं। 1857 में बाकर साहब की शहादत हुई। इसी दिल्ली गेट पर उनको तोप से उड़ा दिया गया था 1857 के दौरान। उन पर इल्जाम लगाया गया कि वो बगावती पत्रकार हैं। लेकिन संजोग या दुर्योग कहिए, विडंबना कहिए कि हम इतने वर्ष बिता दिए हैं 1857 के, लेकिन आज तक उस महान पत्रकार को, उस महान संपादक को हमने भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का पहला शहीद नहीं मारा, भारतीय पत्रकारिता के पहले शहीद के रूप में भी हमने स्थापित नहीं किया। यहां मासूम मुरादाबादी बैठे हैं। मुझे बहुत खुशी है ये बताते हुए कि उन्होंने उन पर किताब लिखी है, और वो पहली किताब है हिंदी और उर्दू में, और संभवतः अंग्रेजी में भी। अगर मैं कह रहा हूं, अगर मुझे याद है तो शायद अंग्रेजी में भी, उर्दू हिंदी दो में शायद तो है ही है, कि कैसे उनको तोप से उड़ाया गया था। तो हर मजहब, हर कम्युनिटी के लोग आज़ादी की लड़ाई के पैरेलल पत्रकारिता भी कर रहे थे, और बहुत शानदार। गणेश शंकर विद्यार्थी सांप्रदायिक दंगों में शहीद हुए। और डाइवर्सिटी का आलम यह था कि गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रताप में गांधीवादी जो सत्याग्रही थे वो भी लिख रहे थे, जो कंजर्वेटिव्स थे वो भी लिख रहे थे, हालांकि कंजर्वेटिव्स को जगह कम मिलती थी, और जो रेडिकल्स थे वो भी लिख रहे थे। भगत सिंह वहां कॉलम लिखते थे रेगुलर। कॉलम माने आज के तरह कॉलमनिस्ट नहीं थे, जो लिखते थे वो छपता था, और भगत सिंह बलवंत के नाम पर लिखते थे। इट्स ऑल वेल डॉक्यूमेंटेड। और भगत सिंह जब भागे हुए थे बचने के लिए ब्रिटिश हुकूमत से, उनके इंटेलिजेंस के नेटवर्क और पुलिस से, ताकि अपने आंदोलन को और आगे बढ़ा सकें, तो गणेश शंकर विद्यार्थी जो गांधीवादी थे और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी कुछ दिन रहे, उन्होंने उनको शेल्टर दिया था, और अपने दफ्तर की टेबल पर ही वो कई बार सो जाते थे भगत सिंह। ये सारे रिकॉर्ड में है। तो हम तो उस परंपरा, उस विरासत पर हम गर्व कर सकते हैं। लेकिन आजादी के बाद हमने देखा कि जब इस देश में हुकूमत आई तो मीडिया का क्या स्वरूप बन गया। शुरू के दौर में जब जनतंत्र का सूर्योदय हो रहा था तो देश में 3 सरकारें डिसमिस की गईं। पंजाब की सरकार डिसमिस की गई, दूसरे नंबर पर केरल की एमएस नंबूदिरीपाद की सरकार डिसमिस की गई, इलेक्टेड फर्स्ट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड, फर्स्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट। और तीसरी सरकार शेख अब्दुल्ला की सरकार गिराई गई उसके पहले 1953 में, और देश का मेन स्ट्रीम मीडिया पूरी तरह सत्ता के साथ था, वो आलोचना नहीं कर रहा था, वो इस कदम की आलोचना नहीं कर रहा था। आप देख सकते हैं उस समय के तमाम अखबार और इस देश की लाइब्रेरीज में, पुरानी लाइब्रेरीज में सुरक्षित हैं। तो ऐसा नहीं है, उस समय भी हाँ ये हालात नहीं थे जो आज के हालात हैं। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बस ये बता रहा हूं कि अपने देश का मीडिया जनतंत्र के समानांतर उसको उठाकर आप देखिए तो जनतांत्रिक मूल्य जब स्ट्रांग नहीं होंगे किसी भी मुल्क में, तो मीडिया भी स्ट्रांग डेमोक्रेटिक नहीं हो पाएगा। हमारे देश में हाल के दौरान मीडिया को गोदी मीडिया कहा गया। मैं आमतौर पर इस शब्द का उपयोग नहीं करता, हालांकि बेहद पॉपुलर शब्द है, क्योंकि मीडिया के बारे में यह केवल एक धारणा को प्रतिपादित करता है कि वो सत्ता की गुलाम हो गई है, सत्ता की गोद में बैठ गई है। लेकिन अपने देश के मीडिया का एक और चेहरा है, वो इसमें नहीं झांकता है। वो ये कि हमारे देश का मीडिया इतने वर्षों की आजादी के बाद भी पूरी तरह वर्णवादी मीडिया है। एक ही तरह के वर्णों, एक ही तरह के जातियों से भरा हुआ मीडिया है। हमारे देश की राजनीति ज्यादा डाइवर्स है, लेकिन मीडिया बिल्कुल डाइवर्स नहीं है ही नहीं है। और आश्चर्यजनक यह है कि भारत में इतने वर्षों के बाद, इतने वर्षों की डेमोक्रेटिक जो हमारी प्रोसेस है, उसके बाद भी इस मुद्दे पर पहला जो लेख लिखने वाला व्यक्ति है वो भारत का नहीं है।
वो रॉबिन जेफरी हैं, मेलबोर्न यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर, बाद में सिंगापुर में भी वो रहे। इंडियाज न्यूज़पेपर रिवॉल्यूशन, 10 सालों के रिसर्च के बाद उनकी किताब आई, संभवतः ऑक्सफोर्ड से या हार्वर्ड से, पता नहीं, आई थिंक ऑक्सफोर्ड से। बाद में उसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है उसने उसको ट्रांसलेट करवाया, अनेक भाषाओं में वो किताब है। और इंडियाज न्यूज़पेपर रिवॉल्यूशन पहली किताब है जिसमें ये मुद्दे को उठाया गया है कि इंडिया का मीडिया इतना वर्णवादी क्यों है, एक ही तरह के वर्णों के लोग क्यों इस मीडिया में हैं। आई थिंक हमारे देश के जनतंत्र की जो समस्या है और जो मीडिया के अंदर का जनतंत्र है उसका यह भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हमने इस पहलू को नजरअंदाज किया, बिल्कुल नजरअंदाज किया। दूसरे जो व्यक्ति इस मुद्दे पर जिन्होंने काम किया वो स्वयं एक अपर कास्ट हिंदू सामाजिक पृष्ठभूमि से आने वाले एक पत्रकार, उनका नाम है बीएन उनियाल, और उन्होंने पायनियर में इस विषय पर पहली दफा एक लंबा आलेख लिखा। और बीएन उनियाल ने भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी बताई है अपने लेख में कि उन्होंने ये क्यों लिखा। उनको एक विदेशी बड़े लेखक पत्रकार ने, जो किताब लिख रहे थे या कोई रिसर्च पेपर लिख रहे थे, उन्होंने उनको फोन किया कि उनियाल साहब प्लीज टेल मी, एक ऐसे दलित पत्रकार का नाम मुझे बताइए जिसको मैं अपने आलेख में कोट कर सकूं, जो मैं कांशीराम और मायावती की पॉलिटिक्स पर लिख रहा हूं। और दुनिया के वो बहुत बड़े पत्रकार थे, बीएन उनियाल ने उनका नाम भी दिया है। तो बीएन उनियाल साहब ने कहा कि मैं 31 साल से पत्रकार हूं, एक्रेडिटेड पत्रकार हूं, संपादक रह चुका हूं, पत्रकार मैंने बड़े, लेकिन मैं आज तक किसी दलित पत्रकार से मिला नहीं, लेकिन आई विल लेट यू नो, मुझे आप 7 दिन का समय दीजिए। वो खोजते रहे, लेकिन देश के जो सैकड़ों पत्रकार एक्रेडिटेड थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, उनमें एक भी दलित पत्रकार नहीं मिला। ये वो दौर था जब भारत का राष्ट्रपति एक दलित था और पहली बार एक दलित राष्ट्रपति बनाया गया, और उनका नाम था के.आर. नारायणन। संयोगवश वो मेरे वाइस चांसलर भी थे। तो के.आर. नारायणन एक दलित पृष्ठभूमि का व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति तो बन गया, राजनीतिक जो परिप्रेक्ष्य था और राजनीतिक जो संदर्भ था उसमें कोई दिक्कत नहीं थी उसको लेकर, लेकिन एक भी संपादक दलित उस वक्त नहीं था, और आज भी भारत में एक भी संपादक दलित नहीं है। एक दलित पत्रकार मिला था रॉबिन जेफरी को, और उनका नाम उन्होंने लिया है, मैं गलती न कर सकूं अपने वक्तव्य में, इसलिए मैं देख के आपको बताता हूं। उनका नाम था रविंद्र दास। और ये रविंद्र दास जो थे तमिलनाडु के सीपीआई के अखबार में समाचार संपादक थे। और रॉबिन जेफरी ने लिखा है कि भारतीय अखबारों के 10 वर्ष के मेरे अध्ययन में मुझे एक भी दलित पत्रकार नहीं मिला भारत में, सिवाय सीपीआई के एक पार्टी अखबार में काम करने वाले डीएस रविंद्र दास के अलावा। और डीएस रविंद्र दास भी एक बड़े पत्रकार तमिलनाडु के इसलिए बन गए कि उनको कोई नहीं जानता था कि वो दलित हैं। ये बड़ी दिलचस्प बात है, बहुत बाद में लोगों ने जाना कि वो दलित हैं। और दोस्तों, स्थिति यह है कि आज भी भारत में बहुत सारे जो दलित नए पत्रकार आए हैं, ओबीसी कम्युनिटी के बहुत सारे पत्रकार आए हैं, ट्राइबल तो बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर हैं, लेकिन ओबीसी और दलित पत्रकारों को अपना सरनेम छुपाकर भारत के मीडिया में काम करना पड़ रहा है और काम करना पड़ता है आज भी। इस वक्त जो नए नए लड़के आए हैं तो उनको भी छुपाना पड़ा था, आज भी छुपाना पड़ रहा है। आप सोचिए कि ऐसे मुल्क में जनतंत्र की लड़ाई को कैसे आप आगे ले जा पाएंगे, और क्या सिर्फ राजनीतिक लड़ाई से यह काम चलेगा? क्या सामाजिक लड़ाई को बिल्कुल नजरअंदाज करके राजनीतिक लड़ाई से जनतंत्र को हासिल किया जा सकता है? एक बड़ा प्रश्न है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये प्रश्न इसीलिए मैं आज उठा रहा हूं, हालांकि बहुत विस्तार की मांग करता है, लेकिन बहुत संक्षेप में चूंकि मुझे बोलना है, तो मुझे लगता है कि भारत के मीडिया का एक बहुत बड़ा संकट उसकी डाइवर्सिटी का अभाव उसमें है।
बिल्कुल डाइवर्सिटी नहीं है। न तो ओनरशिप के लेवल पर डाइवर्सिटी है और न तो जर्नलिस्ट के लेवल पर, उसमें काम करने वाले लोगों के स्तर पर डाइवर्सिटी है। अमेरिका का मीडिया या यूरोप के ज्यादातर मुल्कों का मीडिया किसी एक पॉलिटिकल पार्टी, किसी एक बड़े नेता का गोदी नहीं बनता। हमारे देश का मीडिया जैसा आज गोदी बन गया है। गोदी अच्छा शब्द है, लेकिन यह भारत के मीडिया के पूरे चरित्र को रेखांकित नहीं करता, उसको प्रतिबिंबित नहीं करता। इसमें सिर्फ उसका राजनीतिक पहलू उभरता है। तो गोदी मीडिया जो है वो यूरोप और अमेरिका के यूरोप के ज्यादातर मुल्कों और अमेरिका में क्यों नहीं गोदी हो पाता? क्योंकि वहां के कारपोरेट में भी डाइवर्सिटी है। वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ अगर है तो वो कमला हैरिस के साथ भी खड़ा होता है। अगर कुछ लोग ओबामा के साथ हैं तो कुछ लोग दूसरे के साथ भी हैं, रिपब्लिकन के साथ हैं, डेमोक्रेट के साथ भी हैं। लेकिन अपने देश का मीडिया हाल के वर्षों में सत्ता के शीर्ष पर जो बैठा है उसके साथ ही केवल है। जितने मालिकान हैं सब बिल्कुल साष्टांग समर्पित है। तो ऐसी स्थिति में जब कारपोरेट में डाइवर्सिटी नहीं है तो मीडिया में कैसे होगी? मीडिया उन्हीं के हाथ में है, ओनरशिप उनके पास है। एक बड़ा कारण यह है डाइवर्सिटी का न होना ओनरशिप में। और इसका बुनियादी कारण यह है कि हमने मीडिया के अंदर डाइवर्सिटी के लिए कुछ किया ही नहीं। एक बार केवल अब तक भारत में 1947 के बाद से सिर्फ एक बार कोशिश हुई है और वो यूपीए 2 के जमाने में हुई। इसको लोग याद नहीं करते, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहूंगा 2013 में आई थिंक जुलाई महीना था, भारत की संसद के लोकसभा में एक स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री की थी। स्टैंडिंग कमेटी, दिस कमेटी वाज हेडेड बाय राव इंद्रजीत सिंह, नाउ ए बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उसमें हर पार्टियों के लोग थे और पहली दफा मीडिया डाइवर्सिटी पर उस रिपोर्ट ने विस्तार से रिकमेंडेशन दिया और कहा कि एक क्रॉस मीडिया ओनरशिप को आप एड्रेस कीजिए। यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि एक पूंजीपति अखबार भी निकालता है, मैगजीन भी निकालता है, सिनेमा भी फाइनेंस करता है, इंटरनेट भी चलाता है, टेलीविजन भी चलाता है। यह बिल्कुल नहीं हो सकता। यह नहीं हो सकता है कि एक पूंजीपति दिल्ली से अखबार निकालता है, पटना से भी अखबार निकालेगा, चंडीगढ़ से भी निकालेगा, कोयंबटूर से भी निकालेगा, गाजियाबाद से निकालेगा और तमाम जगहों से निकालेगा। यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप कल्पना कर सकते हैं वॉल स्ट्रीट जर्नल कितनी जगहों से निकलता है, न्यूयॉर्क टाइम्स कितनी जगहों से निकलता है, पॉलिटिको कितनी जगह से निकलता है डेनमार्क का। लेकिन इंडिया में एक अखबार 10 या 40 जगहों से निकल कर और बेखौफ होकर निकाल सकता है। क्यों? क्योंकि आपके यहां एक क्रॉस मीडिया ओनरशिप, उसको एड्रेस ही नहीं किया आपने। यह कैसे संभव है? इस पर पहली दफा उस स्टैंडिंग कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया 2013 के जुलाई महीने में। लोकसभा में टेबल हुई रिपोर्ट और सभी सदस्यों ने कहा कि बहुत शानदार रिपोर्ट है। रिपोर्ट दरअसल पेड न्यूज पर थी, लेकिन उसने मीडिया की डाइवर्सिटी ओनरशिप के सवाल को भी एड्रेस किया था। आज तक किसी सरकार ने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया, इंप्लीमेंट नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमारे यहां क्रोनी कैपिटलिज्म आ गया। फ्यूडो कैपिटलिज्म के बाद सीधे हम क्रोनी कैपिटलिज्म में आ गए। एक जमाना था जब देश के वामपंथी मानकर चलते थे कि यह कैपिटलिज्म है, इससे लड़ाई लड़नी है, और तब फ्यूडो कैपिटलिज्म था। और अब फ्यूडो कैपिटलिज्म के बाद सीधे क्रोनी कैपिटलिज्म आ गया। सारे पूंजीपति सत्ता के साथ खड़े हैं, सत्ता के हमजोली बने हुए हैं। तो कौन सरकार चाहेगी कि आप मीडिया ओनरशिप को रीडिफाइन कीजिए? इसलिए नहीं हो पाया। ठीक उसी तरह से मीडिया में जो जर्नलिस्ट के स्तर पर जो डाइवर्सिटी होनी चाहिए उसे एड्रेस करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। उसमें तो किसी को इंटरेस्ट नहीं है। अमेरिकन मीडिया को इंटरेस्ट है, उसने ओनर्स के लेवल पर इसके लिए डाइवर्सिटी कैसे एडॉप्ट की जाए, डाइवर्सिटी कैसे लाई जाए, इसके लिए कमीशन बनाया। बहुत कम लोगों को इस बात का अंदाजा होगा कि अमेरिकन मीडिया ने इस क्वेश्चन को एड्रेस किया और हिस्पैनिक से लेकर के ब्लैक्स तक तमाम जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे अमेरिकन मीडिया में, जर्नलिस्ट जो थे, उनकी संख्या बढ़ाई गई है।
टारगेट अभी अचीव नहीं किया है उन लोगों ने, लेकिन बेहतर रिप्रेजेंटेशन मिला है उनको, लेकिन अपने देश में बिल्कुल नहीं। तो ये प्रश्न जो मीडिया के हैं, इनको कौन एड्रेस करेगा? और बिल्कुल आखिर में, चूंकि समय आप लोगों का कीमती है, मैं तो फिर बाद में भी बात करता रहूंगा आपसे। दो तीन चीजें मैं कहकर अपनी बात खत्म करूंगा कि देखिए, हमारे यहां जब आजादी मिल रही थी और जब देश अपने रास्ते चल पड़ा था, तो उस समय जो आज समस्या हमारे डेमोक्रेसी की है, हमारे स्टेट की है, उसको देखने का अलग अलग नजरिया था। और एक नजरिया जो था उस समय की सरकार का था, और दूसरा नजरिया जो था वो अलग अलग ढंग के अलग अलग विपक्षी नेता थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर भी उनमें एक थे। मैं विपक्षी नेता तो उनको क्या कहूं, वो तो कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन कैबिनेट से उन्होंने इस्तीफा दिया था और 10-12 पेज के अपने इस्तीफे के पत्र में उन्होंने बड़े सवाल खड़े किए थे कि वो क्यों इस्तीफा दे रहे हैं। और उसमें हिंदू कोड बिल का सवाल था। बहुत सारे हमारे देश के जो इतिहासकार हैं, लेखक हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो मानते हैं कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने सिर्फ हिंदू कोड बिल के नाम पर इस्तीफा दिया था। बिल्कुल गलत बात है। हिंदू कोड बिल एक पॉइंट था। दूसरा पॉइंट जो था बहुत महत्वपूर्ण, वो था संविधान का अनुच्छेद 340, जिसके तहत दलित और आदिवासी समाज के अलावा जो समाज में लोग हैं, उत्पीड़ित, वंचित, पिछड़े, उनके लिए अफर्मेटिव एक्शन का प्रबंध क्यों नहीं किया गया, जो आर्टिकल 340 में हम लोगों ने संविधान सभा में एश्योर किया था मुल्क को, देश को। ये क्यों नहीं किया गया, अब तक क्यों नहीं किया गया? इस पर मुद्दा उन्होंने बनाया। और तीसरा जो मुद्दा बनाया उन्होंने, वो था वैदेशिक नीति का सवाल, खासकर इंडो पाकिस्तान रिलेशन और विद द स्पेशल रेफरेंस ऑफ जम्मू कश्मीर। एंड फोर्थ था कैबिनेट में उनकी निजी तौर पे उपेक्षा। तो इन 4 बड़े मुद्दों को अंबेडकर ने सवाल बनाया। एक बड़ा प्रश्न उन्होंने 25 नवंबर, आई थिंक 26 तारीख को, यस 25 1949 को अंबेडकर ने संविधान सभा में जो भाषण दिया था, वही बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। उन्होंने कहा था कि 26 जनवरी 1950 को हम अंतर्विरोधों की एक उलझी दुनिया में दाखिल होने जा रहे हैं। राजनीति में हमारे पास समानता होगी, लेकिन सामाजिक आर्थिक जीवन में भयानक असमानता होगी। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट को एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन सामाजिक आर्थिक जीवन में भारत की समाज व्यवस्था और आर्थिकी की मौजूदा संरचना के कारण हम उससे लगातार इनकार करते रहेंगे या निषेध करते रहेंगे। अनुवाद मेरा है, अंग्रेजी में उन्होंने बोला था। कितनी देर तक हम इन अंतर्विरोधों और विरोधाभासों के अपने राष्ट्रीय जीवन को जारी रखेंगे? यदि लंबे समय तक हमने इन अनसुलझे अंतर्विरोधों को नहीं सुलझाया, तो सामाजिक आर्थिक असमानता से पीड़ित लोग हमारे राजनीतिक लोकतंत्र की संरचना को ध्वस्त कर देंगे, जिनके लिए हमारी संविधान सभा ने बहुत परिश्रम से लोकतंत्र की ये संरचना बनाई है। ये डॉक्टर अंबेडकर ने 1949 में आखिरी दौर में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कहा था और आगाह किया था। और इसके लिए उन्होंने, शायद बहुत कम लोगों को इस बात का इल्हाम हो कि बहुत सारे जो हमारे अंबेडकराइट्स अपने को कहने वाले लोग हैं, समझते हैं कि ये अंबेडकर के सपनों का संविधान है। जी नहीं, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के सपनों का ये संविधान नहीं है। हालांकि बहुत शानदार संविधान है और निश्चित रूप से दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में ये संविधान अद्भुत है, लेकिन ये संविधान अंबेडकर के सपनों का संविधान बिल्कुल नहीं है। अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन जरूर थे, और वो भी महात्मा गांधी के कारण बने थे। ये भी कहानी है, ये कहानी डॉक्यूमेंटेड है, आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। महात्मा गांधी ने उनका नाम प्रपोज किया था, और महात्मा गांधी और अंबेडकर में कितना विवाद हुआ था ये सब आप जानते हैं। लेकिन उस दौर के जो लोग थे, जो नेता थे, जो चिंतक थे, जो विचारक थे, आप उनकी हाइट समझ सकते हैं कि जिस अंबेडकर से और गांधी के बीच में इतना जबरदस्त मुठभेड़ हुई। येरवड़ा जेल में जब गांधी जी बंद थे और जब अंबेडकर बार बार अलग निर्वाचक मंडल का सवाल उठा रहे थे, तो वो ऐतिहासिक पूना पैक्ट साइन हुआ जो मदन मोहन मालवीय ने महात्मा गांधी की तरफ से सिग्नेचर किया था। लेकिन इसके बावजूद जब संविधान सभा में चेयरमैन बनाने की बात आई ड्राफ्टिंग कमेटी का,
तो जवाहरलाल नेहरू और पटेल गांधी जी से मिलने गए। उन्होंने कहा कि बापू, हमने 2-3 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया है, उसमें एक फ्रांस के हैं, एक अमेरिका के हैं और एक किसी और का नाम इंडिया के लिया। तो महात्मा गांधी ने कहा, कहां लालटेन लेकर खोज रहे हो? अंबेडकर के होते हुए देश विदेश कहां खोज रहे हो? ही इज द बेस्ट पर्सन। और इस तरह से अंबेडकर चेयरमैन बने ड्राफ्टिंग कमेटी के। इसको लोग ज्यादा बताते नहीं, प्रचारित क्यों नहीं करते इतिहासकार, मैं नहीं जानता। तो अंबेडकर ने ये जो प्रश्न उठाया संविधान सभा में, तो उनकी सुनी नहीं जाती थी। तब पहली बार केटी शाह को तकलीफ हुई थी कि काश इस देश के समाजवादी और इस देश के कम्युनिस्ट उन्होंने संविधान सभा का बायकॉट न किया होता। केटी शाह और कामत साहब समाजवादी खेमे के बहुत प्रखर लोग थे, बहुत बड़े विद्वान थे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे और जिनके कारण अपने देश में आर्टिकल 39 जुड़ा। आर्टिकल वो 39 जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अभी जिसको निष्प्रभावी किया है, खासकर उसके सेक्शन बी को, और जिस पर तालियां बजाई इस देश की मीडिया ने। वाह क्या बात है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्या शानदार उस पर एक महान फैसला किया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो आर्टिकल 39 बी पर जो तालियां अभी बजी हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, दरअसल वो केटी शाह के कारण जुड़ी। और केटी शाह चाहते थे कि वो मौलिक अधिकारों का हिस्सा बने। तब समाजवादियों के खेमे में यह विचार विमर्श होता रहा और कई लोगों ने उस पर आर्टिकल लिखा उस दौर में कि समाजवादियों को, सोशलिस्टों को और कम्युनिस्टों को बायकॉट नहीं करना चाहिए था। संविधान सभा में अगर 10, 15, 20, 25 और आ जाते तो अंबेडकर को काफी ताकत मिलती और बहुत सारी चीजें इनकॉर्पोरेट कर ली गई होती, जो नहीं हुई। कम से कम जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे उनको इनकॉर्पोरेट किया जा सकता था मौलिक अधिकारों में, और आज इस देश की धन संपदा का इस तरह से चीरहरण तब कोई भी मौजूदा सरकार का जो नेता है वो नहीं कर सकता था। लेकिन वो चीजें डायरेक्टिव प्रिंसिपल में रह गई। तो दोस्तों, ये जो बात मैं कह रहा हूं कि अंबेडकर ने अपना एक संविधान पेश किया था, अलग एक संविधान पेश किया था, उसका ड्राफ्ट पेश किया था, उसका नाम था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। उन्होंने मुल्क का नाम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया रखा था, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। और वो संविधान सभा में न पेश कर संविधान सभा के कई सदस्यों को, कई अपने दोस्तों को पेश किया था। और उसमें जो चीजें उन्होंने उठाई थी, काश वो चीजें अगर शुरू से लागू की गई होती तो आज हमारे मुल्क में जनतंत्र को छीनने वाले जो लोग हैं वो दरअसल राजनीति में उनकी पैदाइश ही न होती। उन्होंने सीधे कहा था कि भारत का कोई राजनीतिक धर्म नहीं होगा, धर्म की बात राजनीति में की ही नहीं जाएगी। उनके ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में दूसरी जो बात थी कि पूरे देश में रेडिकल लैंड रिफॉर्म्स होंगे, लेकिन अपने यहां तो केरल की सरकार लैंड रिफॉर्म्स और एजुकेशन रिफॉर्म्स के कारण ही डिसमिस की गई, और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की 1953 में सरकार सिर्फ लैंड रिफॉर्म्स, एजुकेशन रिफॉर्म्स के कारण डिसमिस की गई। और देखिए संजोग कि भारत में 2 स्टेट जो हैं एसडीआई में हमेशा अव्वल रहे हैं, केरल और कश्मीर। मिलिटेंसी के बुरे दिनों को छोड़ दिया जाए तो एसडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कश्मीर आज भी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे प्रदेशों से बहुत आगे है। क्यों आगे है? क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स हुआ, क्योंकि एजुकेशनल रिफॉर्म्स हुआ। तो रेडिकल लैंड रिफॉर्म्स की बात अंबेडकर ने की। ये कम्युनिस्टों का एजेंडा केवल नहीं था। एजुकेशन रिफॉर्म्स के बारे में उन्होंने कहा कि पूरे देश के बच्चों को पढ़ाई समान हो, जो बाद में सोशलिस्टों ने नारा पकड़ा, साझा। और इसके लिए उन्होंने कहा कि कोई अलग ढंग की पढ़ाई ना हो, सबकी पढ़ाई एक तरह से हो। और भी बहुत सारे उस ड्राफ्ट है, वो आई थिंक वॉल्यूम नंबर 4 में है संभवतः। आप अंबेडकर साहब के वॉल्यूम्स को उठाकर देख सकते हैं। ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, स्टेट एंड माइनॉरिटी, ये जो चैप्टर है उसमें ये शामिल है। तो मैं इसलिए ये चीजें आज उठा रहा हूं कि इन सवालों पर मीडिया लंबे समय तक खामोश रहा। मिसेस गांधी ने जब बड़े काम किए तब भी वो उनके अच्छे कामों के पक्ष में नहीं खड़ा हुआ। हां, बाद में जब उन्होंने बुरे काम किए तब मीडिया ने जरूर विरोध किया, लेकिन अच्छे जो काम किए, प्रीवी पर्स का खात्मा, बैंकों का नेशनलाइजेशन, कोयला और खदानों का नेशनलाइजेशन,
इन तीनों चारों मुद्दों पर देश के मीडिया का 95% हिस्सा इंदिरा गांधी के खिलाफ था। आप देख लीजिए उठाकर अखबार, सारे अंग्रेजी अखबार खिलाफ थे। और इसीलिए शाह पाकर, मीडिया का समर्थन पाकर, जितने नेशनलाइजेशन के से प्रभावित लोग थे वो तुरंत कोर्ट में गए और कोर्ट से उनको राहत मिली। इंदिरा गांधी को अध्यादेश लाना पड़ा या नए चुनाव में जीतने के बाद फिर से उस काम को करना पड़ा। आप कल्पना कर सकते हैं। तो इस देश का मीडिया दोस्तों हमेशा रेडिकल रिफॉर्म्स के खिलाफ रहा है, बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े पैमाने पर। एक्सेप्शंस की बात मैं नहीं कर रहा हूं। और वो इसलिए रहा है कि हमारा ओनरशिप का जो कैरेक्टर है वो, और हमारे अंदर जो काम करने वाले लोग हैं वो कभी चेंज नहीं हुए, उसको रिव्यू नहीं किया गया। इसलिए मेरा बहुत सारे दोस्त जो आज बात करते हैं और जो हमारे मित्र हैं, उनसे हमेशा मैं विनम्र असहमति रखते हुए अपनी बात कहने की कोशिश करता हूं। वो मुझे समझते हैं कि मैं उल्टी खोपड़ी हूं, मैं गलत सोच रहा हूं, उनका अधिकार है। मैं संवाद में, विवाद में विश्वास करता हूं, मैं डेमोक्रेसी में यकीन करता हूं। मैं तो वामपंथियों द्वारा डेमोक्रेसी को कुचलने का हमेशा मैंने विरोध किया, इसलिए वामपंथी भी मुझसे नाराज रहते हैं। लेकिन बेहतर डेमोक्रेसी तभी होगी जब जनता को ताकत मिलेगी, सिर्फ जनता की तरफ से बोलने वालों की नहीं। हमारे यहां दिक्कत क्या है कि उदारवादियों का एक बड़ा खेमा देश में ऐसा इमर्ज किया है जो जनता की ओर से नहीं, जो जनता की ओर से बोलना चाहता है और सिर्फ जनता की ओर से बोलते हुए वही दिखना चाहता है। और यही बात आज के तानाशाहों के पक्ष में जाती है, क्योंकि तानाशाह जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, उन्हें बेवकूफ बना रहे हैं, उनके बीच एक गलत मैसेज ले जा रहे हैं। क्योंकि आपने जो बुनियादी सवाल है वो एड्रेस नहीं किया, गरीबी को, लैंड को, एजुकेशन को, हेल्थ केयर को। और जब आपने एड्रेस नहीं किया तो उन गरीबों में पैसे बांटकर आप रेवड़ियां जो बंट रही हैं इस चुनाव में, वो क्या है? क्या किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में, खुशहाल देश में यह संभव है? क्या डेनमार्क, नॉर्वे में यह संभव है? नहीं है ना। बहुत, हम तो आजाद हुए 1947 में, कई ऐसे मुल्क दुनिया के हैं जो 47 के बाद आजाद हुए, लेकिन उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया है। ठीक है, उनकी व्यवस्थाएं अलग हैं, हम मान सकते हैं। तो इन मसलों पर मीडिया हमेशा खामोश रहा है, क्योंकि मीडिया बेईमान रहा है, उसका बड़ा हिस्सा डिसऑनेस्ट रहा है। संपादक जो हैं वो मालिकों द्वारा, नेताओं के कहने पर बनाए जाते रहे। मैंने स्वयं ऐसे संपादकों के अंडर में काम किया है, और लेकिन संपादकों के कुछ जो हिस्से हैं वो निश्चित रूप से अच्छे भी रहे हैं, और जिनके नाम पर यह पुरस्कार है वो इसमें शामिल हैं। कुलदीप नैयर साहब, उनकी ईमानदारी और तरफदारी जो डेमोक्रेसी को लेकर थी, उस पर एक किस्सा मैं सुनाकर अपनी बात खत्म करूंगा। और इसीलिए शुरू के दौर में तो नहीं, मैं क्योंकि तो मैं तो पटना घूमता रहा, चंडीगढ़ घूमता रहा, दिल्ली में बहुत बाद में लौटा। लेकिन जब लौटा तो कुलदीप नैयर साहब से मेरा भी संबंध जुड़ा, और इतना गहरा जुड़ा कि 2016 में जब मेरी कश्मीर की नई किताब रीलॉन्च हो रही थी तो नैयर साहब से मैंने एक फोन किया। वो तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद वो तुरंत आए। और जब भी मैंने राज्यसभा टेलीविजन के एग्जीक्यूटिव एडिटर के तौर पे उनको अपने प्रोग्राम में बुलाना चाहा, या आरफा के प्रोग्राम में जो हमारी एंकर थी अमृता या कोई भी, तो कुलदीप नैयर साहब ने कभी इनकार नहीं किया। कुलदीप नैयर साहब ने एक जो काम उनका है वो मैं याद दिलाऊं आज, बहुत जरूरी है। इमरजेंसी लागू कर दी गई देश में, गिरफ्तारियां ताबड़तोड़ होने लगी नेताओं की, पत्रकार खामोश, क्योंकि बड़ा हिस्सा पत्रकारों का समर्थन के मूड में था, एक छोटा हिस्सा जो विरोध में था। खुराफाती हम हमेशा होते हैं, हमारे जैसे, आप जैसे, ये जो लोग बैठे हैं उनको खुराफाती कहते हैं। वो लोग जो सभ्य लोग हैं वो कहते हैं ये लोग खुराफाती हैं, सत्ता के साथ चिपके हुए लोग। तो कुलदीप नैयर ने रात को तय किया कि कल सुबह मीटिंग होगी, और मीटिंग कहां होगी? जहां आज भी मीटिंग हो रही है निरंकुशता के खिलाफ। दिल्ली में आज भी पत्रकारों की हर बैठक वहीं होती है, तानाशाही के खिलाफ, डेमोक्रेसी के हनन के खिलाफ, जहां कुलदीप नैयर ने मीटिंग की थी। और मीटिंग की प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में अगली सुबह, और 100 से ज्यादा पत्रकार आए कुलदीप नैयर के आह्वान पर, और उसमें 26 या 27 लोगों ने मेमोरेंडम साइन किया, जिस मेमोरेंडम को कुलदीप नैयर साहब ने ड्राफ्ट किया था। 26-27 लोगों ने ड्राफ्ट साइन किया था, और कुलदीप नैयर साहब गए
और उन्होंने भारत सरकार के मंत्री को और अन्य लोगों को जिनको देना था उनको एक डेलीगेशन किया और कहा कि ये गला घोंटा जा रहा है डेमोक्रेसी का, हम पत्रकार इस देश के आपका विरोध करते हैं। ये उस वक्त कहा कुलदीप नैयर साहब ने और उनके दोस्त पत्रकारों ने, जब नेताओं की गिरफ्तारी हो रही थी, कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हो रही थी और कई लोगों की, लेखकों की भी गिरफ्तारी हो चुकी थी, लेकिन डटे रहे। और फिर जो हुआ वो सब इतिहास है, जानते ही हैं। लेकिन उस प्रोटेस्ट को लीड किया कुलदीप नैयर साहब ने। तो इसलिए मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि गांधी शांति प्रतिष्ठान ने कुलदीप नैयर साहब के नाम पर स्थापित इस पुरस्कार को मुझ जैसे नाचीज को आपने दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। कुछ अगर आपको अच्छा न लगा हो तो मुझे माफ कीजिएगा, अगर अच्छा लगा हो तो कोई बात नहीं, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन अच्छा न लगा हो तो आप ये मत समझिएगा कि मैं आपके विचारों का विरोधी हूं। मैं आपके विचारों को बिल्कुल सुनने के लिए हमेशा तैयार रहता हूं। आपसे असहमति हो सकती है, मुझसे आपकी असहमति हो सकती है, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों कि हमारे मिडिल क्लास के पूरे सोच में कहीं ना कहीं बड़ी समस्या है। और इसी समस्या के कारण वह शक्तियां आज देश की सबसे बड़ी शक्ति बन गई हैं जिनकी आजादी की लड़ाई में कोई भूमिका नहीं थी, जिन्होंने गांधी जी की नृशंस हत्या की थी। अगर वे शक्तियां आज इस देश की ताकत बन गई हैं तो निस्संदेह उन लोगों में खोट जरूर कोई है जो सोच नहीं पा रहे हैं कि आखिर इनसे निपटा कैसे जाए। कोई ना कोई तो कमजोरी होगी। सेल्फ क्रिटिसिज्म अगर नहीं आप करते हैं तो आप यकीन मानिए आप बड़ी खतरनाक शक्तियों से लड़ना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए अगेन आई एम सेइंग, और ये मेरा लास्ट वर्ड है, कि भारत के मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों को, विद्वानों को, उदारवादी चिंतन में यकीन करने वाले लोगों को अपने बारे में, अपने चिंतन के बारे में गहराई से विचार करना होगा कि गलतियों की शुरुआत कहाँ हुई और गलतियों का अंत कब होगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।